हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। पहले भी हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं, 5 पार्ट्स मैंने करवाए हैं, ये हमारा 6 पार्ट है। अगर वो सभी वीडियोस भी आप देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उन सभी में मैंने जो भी नेट के एग्ज़ाम के लिए कॉमर्स स्टूडेंट्स के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं, उन सभी के बारे में क्वेश्चंस करवाए हैं। कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पिछले वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, आपको उससे हेल्प मिलेगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। देखिए 51 क्वेश्चन है हमारा ये। 50 क्वेश्चन हम 5 पार्ट्स में कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द करंट रेशियो इज 2:1। करंट रेशियो हमें दे रखी है जो कि 2:1 है और वर्किंग कैपिटल हमारे पास 60,000 की है, तो हमें करंट एसेट की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस हमें दिए हैं, ए 60,000, बी 1 लाख, सी 120 और डी 180। तो देखिए सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। और करंट रेशियो हमें दे रखी है 2:1, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 1 हो गया, यानी कि करंट रेशियो में करंट एसेट ये है और करंट लायबिलिटी ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए करंट एसेट क्या आ जाएगी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 करंट एसेट इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी, यानी कि करंट एसेट इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी हो गया। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी हमें पता है। वर्किंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करके कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है 60,000 की, 60,000 पुट कर देंगे हम वर्किंग कैपिटल की जगह। करंट एसेट यहाँ पर हमारी आ गई 2 करंट लायबिलिटी के इक्वल, तो करंट एसेट को हम रख देंगे 2 करंट लायबिलिटी, फिर उसमें से माइनस करंट लायबिलिटी। 2 करंट लायबिलिटी में से एक करंट लायबिलिटी जाएगी तो कितना बचा, 1 करंट लायबिलिटी, यानी कि करंट लायबिलिटी हमारी कितनी आ गई इस फॉर्मूले में पुट करके 60,000 की। अब हम करंट एसेट कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट एसेट कितनी थी, 2 थी। देखिए यहाँ पर करंट लायबिलिटी 1 थी तो करंट एसेट 2 थी, 2:1 से, ठीक है। तो करंट एसेट का यानी कि यहाँ पर कितनी है, करंट लायबिलिटी जो है उससे डबल है, यानी कि 60,000 इंटू 2 है। तो यहाँ पर करंट एसेट हमारी कितनी आ जाएगी, 120 की आ जाएगी। आई होप ये समझ आ गया होगा। हमें फॉर्मूलाज इसके लिए याद होने चाहिए। तो हम करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। फिर वर्किंग कैपिटल का लगाएंगे, वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो मैथमेटिक्स में जैसे हम करते थे, फॉर्मूलाज को पुट करके हम एक वैल्यू निकाल के दूसरी वैल्यू में पुट कर देते हैं, तो वहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे करंट एसेट को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा C 120। देन नेक्स्ट है, द एप्रोप्रिएट रेशियो फॉर इंडिकेटिंग लिक्विडिटी क्राइसिस इज। कौन सी ऐसी रेशियो है जो कि लिक्विडिटी क्राइसिस को डिफाइन करती है, इंडिकेट करती है लिक्विडिटी क्राइसिस को। ए एसिड टेस्ट रेशियो, बी सेल्स टर्नओवर रेशियो, सी करंट रेशियो या फिर डी ऑपरेटिंग रेशियो। तो देखिए कौन सी रेशियो है, एसिड टेस्ट रेशियो है जो कि लिक्विडिटी के लिए निकाली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए एसिड टेस्ट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव एनपीवी इन प्रोजेक्ट अप्रेज्ड बाय अ फर्म मे नॉट अकर एन अकाउंट ऑफ। पॉजिटिव एनपीवी जो है किसी प्रोजेक्ट की अगर आ रही है तो वो इनमें से किस रीज़न से नहीं होगी, मे नॉट अकर, इनमें से किस रीज़न से पॉजिटिव एनपीवी नहीं होगी। ए मार्केट रीच, बी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, सी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या फिर डी इंटेंजिबल बेनिफिट्स। तो देखिए मार्केट रीच क्या है, यानी कि हम ज़्यादा मार्केट में फैल रहे हैं, ज़्यादा अपने प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट में बेच रहे हैं। पहले एक ए मार्केट में बेचते थे सिर्फ, अब बी में भी बेच रहे हैं, सी में भी, तो मार्केट रीच हमारी बढ़ रही है। तो इससे क्या होगा, हमारा
प्रॉफिट जो है बढ़ेगा, यानी कि एनपीवी क्या होगी, इससे हमारी पॉजिटिव होगी, इंक्रीज होगी। तो हमसे नोट वाला पूछा है तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि इससे तो पॉजिटिव हो रही है, यानी कि पॉजिटिव एनपीवी नहीं हो, यानी कि नेगेटिव एनपीवी हो। ठीक है। बी है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या है, जब हम ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ खरीद रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें क्या है वहाँ पर गुड्स सस्ते पड़ जाते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल उस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है। तो इससे क्या है, गुड्स सस्ते हो रहे हैं तो एनपीवी वहाँ पर भी पॉजिटिव हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। फिर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, प्रोडक्ट अलग अलग बना रहे हैं, प्रोडक्ट में चेंजेस कर रहे हैं जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेच सकें। ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, हमारी सेल्स बढ़ेगी, पॉजिटिव एनपीवी होगी, ये भी नहीं होगा, इससे भी नेगेटिव नहीं होगी। बचा क्या, इंटेंजिबल बेनिफिट्स। इंटेंजिबल बेनिफिट्स से पॉजिटिव एनपीवी नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इन केस द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल अंडर कैपिटल रेशनिंग एन एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट अप्रेजल मेथड इज। प्रोडक्ट जब डिवाइडेड है कैपिटल रेशनिंग में, तो वहाँ पर अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड कौन सा होगा, ए एनपीवी मेथड, बी पेबैक पीरियड मेथड, सी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, या फिर डी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड यानी कि IRR मेथड। तो देखिए, जब प्रोडक्ट है डिविजिबल है, दो चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, डिविजिबल है एक तो प्रोडक्ट, और किसमें, कैपिटल रेशनिंग में। ठीक है। कैपिटल रेशनिंग के अंदर जब प्रोजेक्ट जो है डिविजिबल है, तो कौन सा मेथड यूज़ होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड वहाँ पर यूज़ होता है। आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन 55 है, इन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, कौन सी अप्रोच है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, रिस्क एडजस्टेड कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड एज। जो रिस्क एडजस्टेड कैश फ्लो होता है वो किस पे डिस्काउंटेड होता है, ए अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न यानी कि ARR, बी रिस्क फ्री रेट, सी हर्डल रेट, या फिर डी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि IRR। तो देखिए किस पर होता है, रिस्क फ्री रेट पर होता है। जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच में जो भी रिस्क एडजस्टेड कैश फ्लो होगा वो रिस्क फ्री रेट पर डिस्काउंटेड होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 56 है, विच वन रेफर्स टू कैश इनफ्लो अंडर पेबैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड मेथड के अंदर कैश इनफ्लो इनमें से कौन सा दिखाता है, ए कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्सेस, बी कैश फ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, सी कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, या फिर डी कैश फ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्सेस। तो देखिए क्या होता है, कैश इनफ्लो जो होता है तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं पेबैक पीरियड मेथड में, कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्सेस। कौन सा कैश फ्लो लिया जाता है, जो डेप्रिसिएशन से तो पहले वाला हो, जिसमें डेप्रिसिएशन लेस ना किया हो बट टैक्सेस वहाँ पर लेस कर दिए हो हमने, यानी कि आफ्टर टैक्सेस। ठीक है। तो ये वाला हम लेते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें से टैक्सेस तो लेस कर रखे हों, डेप्रिसिएशन लेस ना किया हो। क्वेश्चन 57 है, द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज बेस्ड ऑन द। प्रेजेंट वैल्यू यानी कि पीवी वाला कंसेप्ट किस पर बेस है, प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग, प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग, बोथ ए एंड बी दोनों होते हैं कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो सबको पता होगा ये पीवी वाला किस पर है, डिस्काउंटिंग पर बेस्ड है। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग करते हैं, कंपाउंडिंग नहीं करते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। 58 में मैच द फॉलोइंग है, दो लिस्ट हमें दे रखी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में देखिए क्या क्या है, ABC एनालिसिस, वॉल्टन मॉडल, कैपिटल रेशनिंग, डी है नेट ऑपरेटिंग इनकम। और लिस्ट 2 में है डिविडेंड डिसीजन, सेकंड है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, थर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, और फोर्थ है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो हमें मैच करना है किसमें क्या होता चीज़ होती है। ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, ए ऑप्शन में है जैसे ABCD के साथ कौन सा आएगा, 1 2 3 4 आएगा, इस तरह से चारों ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। तो हमें देखना है क्या क्या आएगा यहाँ पर। देखिए ABC एनालिसिस किस में होता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। जब हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ पर ABC एनालिसिस के बारे में हम
पढ़ते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल जो कैलकुलेट की जाती है अलग अलग तरीके से कैलकुलेट की जाती है, जिसमें से एक ABC एनालिसिस भी आता है। देन नेक्स्ट है वाल्टर मॉडल। वाल्टर मॉडल किस में पढ़ा था हमने? डिविडेंड डिसीजन वाले में पढ़ा था, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है कैपिटल रेशनिंग। कैपिटल रेशनिंग किस लिए होती है? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में यूज होती है ये। फोर्थ है नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम वाला किसमें था? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में। कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर जो पढ़ा था हमने, वहाँ पर नेट ऑपरेटिंग इनकम आती है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, ए का आंसर हुआ फोर्थ। ए का आंसर 4 किसमें है? बी वाले में। फिर बी का है 1, सी का है 2 और डी का है 3। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारा मैच द फॉलोइंग वाला। 2 लिस्ट दे रखी है। लिस्ट 1 में है MM अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, सी है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और डी है फैक्टरिंग। फिर लिस्ट 2 है, वहाँ पर दे रखा है फर्स्ट कॉमर्शियल पेपर, सेकंड है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, थर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर और फोर्थ है आर्बिट्रेज। हमें मैच करना है कौन सा किसके साथ होता है। तो देखिए MM अप्रोच में क्या होता है? आर्बिट्रेज मेथड होता है। MM अप्रोच जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यही दिखाते हैं, आर्बिट्रेज प्रोसेस को वहाँ पर अप्लाई किया जाता है कि एक मार्केट से गुड्स परचेज कर रहे हैं, दूसरी मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है। और सेकंड है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये किस में होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर में होता है। थर्ड है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो ये किस में आता है? इसमें कॉमर्शियल पेपर्स आते हैं। कॉमर्शियल पेपर एक मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए मनी को, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट वाला कौन सा होगा? कॉमर्शियल पेपर। फिर फैक्टरिंग। फैक्टरिंग किस में यूज़ होता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में यूज़ होता है। तो देखिए ए का क्या हुआ? फोर्थ, यहाँ पर ए का फोर्थ हो गया। बी का क्या था? बी ऑप्शन का थर्ड था। सी का फर्स्ट हमारे पास और इसी तरह से डी का सेकंड। तो यहाँ पर सी आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि इनके अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है, तो सी यहाँ पर आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। द कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेब्ट आफ्टर टैक्स इज कैलकुलेटेड एज। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पर? कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेब्ट, केडी हमें पूछा है, उसका फॉर्मूला यानी कि जो कि आफ्टर टैक्स वाला होता है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट फॉर्मूला हमें यहाँ पर बताना है। ए केडी इक्वल टू NP डिवाइडेड बाय I इंटू 100, यानी कि नेट प्रोसीड डिवाइड बाय इंटरेस्ट इंटू 100। सेकेंड वाला है KD इक्वल टू I डिवाइडेड बाय NP इंटू में 1 माइनस T इंटू में 100, यानी कि इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स और इंटू में 100, ये होगा। या फिर थर्ड है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय डेप्ट इंटू 100। फोर्थ है डेप्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इंटू में 100 ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स। इनमें से कौन सा वाला होता है? तो देखिए परपेचुअल डेप्ट का जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है, ये राइट फॉर्मूला होता है। देखिए हमने पढ़ा है, मैंने इस पर वीडियोस भी करवा रखे हैं जिसमें मैंने फॉर्मूला सारे बताए हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की चैप्टर के, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से सारे जरूर देखिएगा और सारे फॉर्मूलाज जरूर याद रखने हैं, क्योंकि फॉर्मूलाज पर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो केडी का क्या होता है फॉर्मूला? परपेचुअल डेप्ट के लिए इंटरेस्ट इंटू में 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इंटू में 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। तो यही थे इस वीडियो के लिए क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे, डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, कुछ रिवीजन हुई होगी आपकी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।